नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमीक मोहत्रा जी। जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले जहाँ एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तैयारियों में लग जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ और पार्टीज़ भी हैं, कंपनीज़ में जो अपनी तैयारी में लग जाती हैं। पोल पार्टीज़ मैं बोलूँगी पोल कंपनीज़, ओपिनियन पोल, एग्ज़िट पोल, आज दादा बहुत सारों की पोल खोलने वाले हैं। सो विदाउट गोइंग हेयर आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप इनटू द टॉपिक। दादा आज आप कौन-कौन सी कंपनीज़ की पोल खोलने वाले हैं, जो ये ओपिनियन पोल करते हैं, एग्ज़िट पोल करते हैं ये लोग? जी। इसको पोल का पोल अगर खोलना है, सबसे पहले सर्वप्रथम सबको नमस्कार। पोल का अगर पोल खोलना है तो मुझे थोड़ा सा तमिलनाडु के चुनाव पे दृष्टि डालनी होगी इस पे। तो मैं इतना बता दूं कि तमिलनाडु में जो चुनाव हुए हैं अभी, उसपे वहां पे अप्रैल 9 को ही हो गया था सब कुछ, लेकिन काउंटिंग तो वही कल होगा, जैसे पश्चिम बंगाल में होगा, केरला का होगा, असम का होगा और पौंडीचेरी का। तो तमिलनाडु में जो इस बार चुनाव हुए हैं वो काफी दिलचस्प रहे हैं। काफी लोगों का मानना है, विशेषकर इंडिया टुडे ग्रुप का, जिन्होंने बड़ी इसकी क्या बोलते हैं, इसकी पंपिंग करी है कि एक नए शक्ति का उभरना देखा है लोगों ने। वो नया शक्ति कौन है? विजय जोसेफ, जो एक बहुत प्रसिद्ध तमिल सुपरस्टार हैं। वो अब आ गए हैं राजनीति में, और इस चुनाव में वीसी के सॉरी वीसी के नहीं, टीवी के बोल के एक पार्टी उन्होंने बनाई है, और उस पार्टी के थ्रू वो जितने भी सीट है वहां पे सब में लड़ रहे हैं। 234 असेंबली सीट्स होते हैं तमिलनाडु में, 117 118 पे वहां पे बहुमत मिलता है, तो वो लड़ रहे हैं। काफी लोगों का ये कहना है मीडिया में, जिसको हम लेगेसी मीडिया बोलते हैं, कि विजय जोसेफ एक आंधी है जो अब की बार बड़े सारे सीट्स ले जाएगा और वो किंग मेकर बनेंगे या खुद ही किंग बनेंगे। इंडिया टुडे ने तो ये घोषित ही कर दिया कि शायद वो खुद ही अपने इस नए आंधी वाले दल से बहुमत बनाएंगे। और ये जो मानना है उसके पीछे एक ये जो पोलिंग इंडस्ट्री है ना, क्या होता है कि जब भी लोगों में एक धारणा बनानी होती है, तो ये पोल का जो हम लोग तो वैसे यहाँ पे बैठ के मैं तो कहता हूँ कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम लोग अनुमान मात्र लगा रहे हैं, लेकिन जो पोलिंग इंडस्ट्री है वो एक धारणा लोगों में फैलाते हैं। पहले वो ओपिनियन पोल बताते हैं चुनाव से पहले, 1-2 महीने पहले इनका चालू हो जाता है। और दूसरा उनका होता है एग्जिट पोल। जिस दिन चुनाव समाप्त हुआ उस दिन एक एग्जिट पोल लेके काउंटिंग से पहले उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, मतगणना से पहले उसको रिलीज करते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसमें एक थोड़ा मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। देश के विभिन्न भाग में विभिन्न समय चुनाव होता है। अगर आपको लगे कि कोई एक राष्ट्रीय दल या उनके साथी कहीं पे जीत रहे हैं, वो समाचार अगर लोगों के दिमाग में पहुंचा दिया जाए, उसका असर उनके खुद के अंचल में जब चुनाव होता है उस पर पड़ता है। तो ये एक आप मान लीजिए सब, ये एक धारणा है। तो पोलिंग इंडस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका पहले से लोगों में एक दबदबा है आपके विचारों का, तो लोग आपकी बात मान लेते हैं। अब तमिलनाडु के केस में क्या हुआ कि ये क्या है इनका नाम, माई एक्सेस इंडिया, इन्होंने एक पहले ओपिनियन पोल जारी किया था। ओपिनियन पोल में कुछ खास बताया नहीं था टीवी के बारे में, लेकिन एग्जिट पोल उन्होंने जारी करके ये बात फैला दी कि भाई ऐसा है कि जो विजय साहब हैं, इनका इनके पार्टी का बिटवीन 98 एंड 122 सीट्स आएंगे, शायद बहुमत ही मिल जाए अकेले ही। यहां तक दिखा दिया गया कि इनका वोट शेयर जो है 30-35% के आसपास रहेगा, और 30-35% पे तमिलनाडु में अवश्य बहुमत बन जाता है, क्योंकि वहां पे मुख्य दो ही दल हैं, एआईएडीएमके और डीएमके, ठीक है। और लगभग 34-35% पे
बहुमत बन जाता है, 1-2% के अंतर में वो सारा जो है मेजॉरिटी सीट स्विंग हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और फिर मैं बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। और वो भ्रामक जो है पश्चिम बंगाल में भी, उस स्थिति में भी हम देख रहे हैं और दूसरी स्थितियों में देख रहे हैं। तो ऐसा है कि तमिलनाडु को थोड़ा समझ लें। तमिलनाडु की जो राजनीति है, वो जो द्रविड़ मूवमेंट था, उससे निकल के आती है। ठीक है? यहाँ पे जो मुख्य धारा के इनके जो लीडर्स थे, जैसे पेरियार हो गए या फिर ईवी के नायनार हो गए, ये सब लोग थे। तो एक वहां पे विघटनकारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन तमिल जो सभ्यता है, तमिल जो भाषा है, तमिल संस्कृति है, उसको, उसका कॉम्बिनेशन किस चीज के साथ? सेक्युलरवाद के साथ, एथियज्म यानी कि भगवान में या धर्म में विश्वास न रखना, इस चीज के साथ, और एक उनके अलग टाइप के सोशलिज्म के साथ, समाजवाद के साथ मिला के एक तंत्र क्रिएट हुआ। तो एक सोशलिस्ट मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट भी कह सकते हैं, सोशलिस्ट सोशल मूवमेंट, जो तमिल संस्कृति, तमिल सभ्यता को आगे रखती है और बाकी चीजों को रिजेक्ट करती है। ब्राह्मणवाद को रिजेक्ट करती है, जिसको ये लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं, जिसको द्रविड़ कड़गम एक संगठन है जो चलाती है अभी तक तमिलनाडु में। इनका उतना ही दबदबा है जितना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतवर्ष के हिंदू समाज या सनातन समाज पे है। और इनफैक्ट तमिलनाडु में आरएसएस का उतना चलता नहीं है, द्रविड़ कड़गम का चलता है। तो आप देख लें कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे जैसे पहले जनसंघ था और अब भाजपा है, उसका जो रिश्ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, वही रिश्ता द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके पार्टी का है द्रविड़ कड़गम के साथ। अब एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वो एक टूट के दल बना था। डीएमके ही था सब कुछ पहले, उसके बाद ये बना। और ये दो दल जो हैं, क्योंकि दोनों द्रविडियन मूवमेंट के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका दबदबा तमिल लोगों पे बना रहा है। ओके, तो ये है बैकग्राउंड। उसमें वो अन्नामलाई साहब थे, उन्होंने इसको ये वाले नहीं, भाजपा वाले नहीं, जो पुराने वाले, उनकी बात कर रहा हूं। तो तमिलनाडु में लोग कहते हैं कि कास्ट के बेसिस पे होता है इलेक्शन। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो नॉर्दर्न इंडिया में जो हमारा हिंदी बेल्ट है, वहां पे कास्ट का जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। तमिलनाडु में कास्ट का इम्पैक्ट इतना ही है कि कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज तो हैं, जैसे तमिलनाडु के उत्तर भाग में वानियार कम्युनिटी है, दक्षिण में देवर हैं, ठीक है, और भी छोटे बड़े कम्युनिटीज हैं। वहां पे ब्राह्मण करीब 2 से 3% से अधिक नहीं है, उनका इम्पैक्ट उतना नहीं है। एक उनका दलित मूवमेंट है, दलित पैंथर मूवमेंट है, जो वीसीके, जो मैं गलती से पहले बोल गया, वीसीके पार्टी रिप्रेजेंट करती है। इनका जो है इम्पैक्ट, वो आपको सेंट्रल बेल्ट पे ज्यादा दिखेगा, ऑलमोस्ट डिसाइसिव। मैंने कहा था, आपको याद होगा, 1-2% के अंतराल से वहां पे चुनाव तय हो जाता है। अब क्या है कि ये जो एग्जिट पोल मैं कह रहा था, जिसमें ये विजय साहब को दिखाया गया है कि 98 से लेके 122 सीट जीत रहे हैं, ये देख के मुझे पहले तो हंसी आई। उसके बाद मैंने सोचा यार इसको थोड़ा सा इस पे रिसर्च करते हैं कि ये क्या बोल क्या रहे हैं। तो मैंने सैंपलिंग देखा इन लोगों का, माई एक्सिस इंडिया। सैंपलिंग में ये लोग कह रहे हैं कि वानियार 9% और फिर नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, वानियार 7%, ब्राह्मणों का 9% है सैंपल साइज, जिसको कहते हैं ओबीसी/एमबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, ये जो जनजाति हैं, उनका उन्होंने 29% रखा सैंपल में। ऐसा करके उन्होंने विघटन किया है। और उन्होंने एक क्लेम किया कि हम लोग 18 से 39 साल की उम्र के जो युवा हैं,
उन पे फोकस किया और 18 से 19 साल के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उन पे फोकस किया। और इनके सर्वे में उन्होंने पाया कि 18 से 19 साल के जो युवा हैं उनका 65% विजय जोसेफ के पक्ष में है। और 18 से 39 साल के जो युवा और महिलाएं हैं वो भी उनका एक बहुत ही भारी प्रतिशत विजय जोसेफ के पक्ष में है। ये क्लेम था और ये सारा उन्होंने सैंपलिंग किया। पहले तो मैं 2-3 चीजें बताऊं। नंबर 1, जब आप सैंपलिंग करते हो, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो लगभग सैंपल साइज भी आपका वैसे ही उसी अनुपात में होता है। अब 100 ही लोग हैं पूरे राज्य में, अगर ब्राह्मणों की संख्या 2 से 3% है तो आप 9% ब्राह्मणों के पास तो नहीं जाओगे ना। आपके सैंपल साइज में 9% ब्राह्मण नहीं हो सकते। और अगर वानियार कम्युनिटी अगर देख लें, वानियार कम्युनिटी टोटल है 12% के आसपास। तो 12% है तो आप 7% कैसे ले रहे हो? आपको थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए ना उनका। अगर ओबीसी एमबीसी लगभग 60% के पास है तो आप सिर्फ 29% ही क्यों ले रहे हो? तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ। या तो फिर आप बोलो कि नहीं, हम वो कास्ट के बेसिस पे कर ही नहीं रहे हैं, हम मत का वो कर रहे हैं। लेकिन आपका जो ये माई एक्सेस इंडिया के जितने भी पोल्स रहे हैं वो ये उत्तरी भारत का जो कास्ट बेस्ड समूह बनते हैं पोलिंग सैंपल में, वही चीज वही टेक्निक वो इसमें अप्लाई कर रहे थे। अब मैं ये बताता हूं कि इनका सैंपलिंग जो था उसमें एक गड़बड़ी मुझे नजर आई। दूसरा, मैं इतना बता दूं कि दक्षिण में तमिलनाडु और केरल, ये वो 2 राज्य हैं जहां से मेरा काफी निजी संबंध है, बहुत ही डीप संबंध है। इतना मैं बोल पा रहा हूं बिना कुछ देखे क्योंकि मुझे वो ऐसे ही पता है। तो मैं 2-3 चीजें बताता हूं। नंबर 1, तमिलनाडु में इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उसके 2 में, एक तो मैं कुछ सिग्नल्स दिखा देता हूं, बता देता हूं, उसके बाद क्यों नहीं है वो भी बता देता हूं। पहली बार तमिलनाडु के इतिहास में क्या होता है, लगभग जो पार्टी सत्ता पे रहती है, अगर वो असेंबली जीत चुकी है तो वही पार्टी ज्यादातर लोकसभा के सीट भी जीतती है। लेकिन सारे नहीं जीतती है ना, क्योंकि आपको बताया मैंने कि वो 1-2% के अंतराल से वो मेजोरिटी बनती है वहां पे, तो उससे वो स्वीप नहीं दिखाता ना लोकसभा के सीटों में। लेकिन पहली बार तमिलनाडु के इतिहास में 40 के 40 लोकसभा सीट्स डीएमके ले गई 2024 में। That's a big तो इस signal. हाँ, तो ये एक अभूतपूर्व चीज है, लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब एक, और तमिलनाडु में इलेक्शंस जो है ना, दूसरे प्रांतों में जैसे कहीं बहुत सारी चीजें अटकलें लगाई जाती है, ईवीएम चोरी, वोट चोरी, ये छापा वोट हो गया, वो हो गया, जैसे बंगाल में हम सुन रहे हैं, ये सब वहां होता नहीं। वहां पे लगभग शांति प्रिय होता है वोटिंग, पैसे का भरपूर एक्सचेंज होता है, लोगों को दारू भी पिलाया जाता है और खाना भी खिलाया जाता है, वो सब होता है। लेकिन वोटिंग जो है, चुनाव प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण होता है, इसलिए। और उसमें ये सब नहीं होता है कि बूथ कैप्चर कर लिया, ये सारी चीजें नहीं होती, वो लोकल इन्फ्लुएंसिंग के द्वारा करते हैं। तो ऐसा है कि 40 के 40 सीट अगर जीत रहे हो, इसका मतलब आपके पास भारी समर्थन है ग्राउंड बेस पे। क्या पिछले 2 साल में वो समर्थन कम हो गया है? कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों में बहुत पीड़ा है, गुस्सा है कि हम भैया अब तो नहीं करेंगे, डीएमके को वोट नहीं करना है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2-3 चीजें हुई हैं। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे हिंदी भाषा के प्रति उनका वैराग्य बहुत अधिक है। कुछ लोग कहते हैं कि जेन जेड जो है, जेन जी, ये लोग नहीं, वो लोग काफी ओपन है। वो ओपन है, हिंदी भाषा से किसी को हेट्रेड नहीं है। और कई लोग बोल भी लेते हैं, स्कूलों में शिक्षा भी मिलती है, लोग वो सेकंड लैंग्वेज ले लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अपना वो छोड़ रहे हैं। अभी भी वो लोग बहुत ही ज्यादा तमिल ओरिएंटेड, तमिल भाषा के प्रति उनका अनुराग, अनुराग नहीं, तमिल भाषा के प्रति उनका जो श्रद्धा है वो कम नहीं हुआ है। तमिल संस्कृति के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो कम नहीं हुई है। ठीक है, तो द्रविड़ मूवमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है। जैसे आरएसएस अपने शाखाओं के थ्रू पूरे भारतवर्ष पे
कि हिंदुओं पे अपना इंप्रेशन जताती है, समाज सेवा का कार्य करती है, दूसरे कार्य करती है। द्रविड़ कड़गम जो है वो सोशल वर्क ही करती है और तमिल भाषा को प्रमोट करना, तमिल संस्कृति को प्रमोट करना, ये कार्य भी करती है। तो वो कभी कम नहीं हुआ है। पॉलिटिकली कभी भी द्रविड़ कड़गम डायरेक्टली लोगों को कुछ नहीं करती, लेकिन पिछले 2 साल से क्या हुआ है, पर्टिकुलरली इस चुनाव से पहले पहली बार द्रविड़ कड़गम ने कहा कि वोट आप डीएमके को दें, नंबर 1। अब मैं 2-3 कंट्रोवर्सीज ले लेता हूं। उदयनिधि जो हैं, जो स्टालिन साहब के सुपुत्र हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है पार्टी के अंदर, सिटिंग एमपी भी हैं वो। उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए और कई लोगों ने काफी मतलब उत्तेजित हो गए और कहा कि ये क्या, उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि हिंदुत्व को हम उखाड़ के फेंक देंगे इंडिया से, वगैरह वगैरह। तो सबको लगा कि इससे क्या है, तमिल जो लोग हैं वो काफी धर्मपरायण होते हैं, वो लोग शुद्ध हो जाए। लेकिन 2-3 चीजें मैं और बता दूं। नंबर 1, उदयनिधि जो है वो एक बहुत ही, वो पढ़ा लिखा है और बहुत ही समझदार व्यक्ति है, एक्चुअली बहुत ही शातिर व्यक्ति है। हाँ, वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, उसने स्टेटमेंट कहीं पे किसी कॉन्टेक्स्ट में दिया था। मैं उनका डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं यथार्थ बता रहा हूं। उस स्टेटमेंट का पॉजिटिव असर उन लोगों पे पड़ा जो लोग ये मानते हैं कि हिंदी भाषा इक्वल टू हिंदुत्व। एक ये धारणा है, चाहे वो गलत धारणा हो, जो भी हो, ये धारणा है तमिलनाडु में। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को उखाड़ के फेंक दो, वो एसेंशियली यही बोल रहे थे कि हिंदी भाषा को उखाड़ के फेंक दो। दूसरा, एआईएडीएमके की सरकार जब थी तब उन्होंने, वो भाजपा के साथ उनका अलायंस था, चाहे वो जयललिता जी के समय में हो, ऑफ एंड ऑन अलायंस रहा है। फिर जयललिता के देहांत के बाद वहां पे ईपीएस ओपीएस एक कॉम्बिनेशन था, 2 लीडर थे, एडप्पाडी पलानीसामी और ओपीएस, ओ पनीर सेल्वन। तो ये जो थे 2 लीडर्स, ये एडप्पाडी जो है वो पश्चिम तमिलनाडु पे उनका प्रभाव है और एआईडीएम का भी वहीं पे ज्यादा प्रभाव रहा है। और ओपीएस जो है पनीर सेल्वम, उनका प्रभाव, वो देवर कम्युनिटी से आते हैं, वो दक्षिण में है, मतलब तमिलनाडु के दक्षिण में है। तो इन्होंने ना कई स्थानों पे हिंदी भाषा में पोस्ट, वो साइंस एंड पोस्टिंग्स वो सब लगाना शुरू किया, मतलब तमिल, इंग्लिश और हिंदी। तो इससे जो है एक विपरीत धारणा लोगों में बन गई और इनका पॉपुलैरिटी भी कम हुआ। एक क्लैश की स्थिति भी आई ओपीएस ईपीएस के बीच में, ठीक है। बैंक्स में भी ये किया गया, जो लोगों ने काफी रिजेंट किया। तो ये सारे एक्चुअली मिसस्टेप्स थे, ये मिसकैलकुलेशंस थे, और उसके वजह से क्या हुआ है कि एआईएडीएमके की पॉपुलैरिटी में काफी खलल आया और उदयनिधि उसी चीज को हवा दे रहे थे। अब मैं एक तथ्य, अद्भुत तथ्य दूं लोगों को जो पता नहीं है। तमिलनाडु में भारतवर्ष के सबसे ज्यादा मंदिर हैं। ये शायद काफी लोगों को पता है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं भी है। सबसे ज्यादा मंदिर वहां पे हैं और ये जागृत रनिंग मंदिर हैं। ये मतलब बंद, मतलब पुराने खंडहर नहीं है, एक्चुअल मंदिर हैं जो चलते हैं, जहां पे पूजा होती है विधिवत। तो उनका जो रेस्टोरेशन है, जैसे बहुत पुराना हो गया तो उनकी मरम्मत और रिपेयर ये वगैरह करनी पड़ती है, तो वो रेस्टोरेशन वर्क है, एक नंबर 1 ये। दूसरा, नए मंदिरों का निर्माण। इसमें पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा पिछले 5 साल में हुआ है। तो अगर आप टियर 2 टियर 3 टाउन्स में जाएं, ठीक है, रूरल एरियाज में जाएं, तो आपको ये दिखेगा उसका असर, और लोग ये चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है, ये लोग खुद एथिस्ट हैं, स्टालिन डिक्लेयर्ड एथिस्ट है, ठीक है। लेकिन जहां तक लोगों के धर्म का सवाल है, सरकार डायरेक्टली उसमें पैसा लगाती है, हेल्प करती है। और वहां पे मंदिरों का जो मैनेजमेंट है, ये हवा चली हुई है कि ये सरकार ने ले रखी है, ऐसी बात नहीं। वहां पे मैनेजमेंट एक्चुअली अभी तक लोकल स्थानीय लोगों के हाथ में है। हाँ, राजनीतिक दल और राजनेता उसमें घुस जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस ऑफिसर
इंदौर से उसने टेस्ट देके वो IAS ऑफिसर बन गया, तमिलनाडु काडर का है, वो जाके वहां पे बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो जो स्थिति दूसरे राज्यों में हमें दिखती है, तो इसका जो प्रभाव है वो भी जनता पे अच्छा पड़ा। तीसरा, अगर आप तमिलनाडु का जो अर्थव्यवस्था है वो देखें, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोकल अनएम्प्लॉयमेंट, वो काफी लो है। और औद्योगिकी जो है, नए उद्योगों का खुलना, वो तमिलनाडु में सबसे अधिक हुआ है आफ्टर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ऐसे रजिस्ट्रेशन होता है, इफ यू लुक एट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, वो सबसे अधिक यहाँ पे खुला है। तो औद्योगिकरण जिसको कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तमिलनाडु में बहुत भारी मात्रा में हुआ है, पर्टिकुलरली पिछले 5 साल में। तो लोगों का इस वक्त कोई विरक्ति नहीं है, कोई वैराग्य नहीं है, वो स्टालिन के पक्ष में है। और आप लोग कल देख लेना, मेरा ये अनुमान है कि DMK काफी सरलता से, सहजता से इसको जीत जाएगी। और विजय साहब के बारे में 2-3 चीजें बताऊं, उनके पास कैंडिडेट्स तक नहीं थे हर जगह पे डालने के लिए। डेडलाइन के 1 हफ्ते पहले उन्होंने कैंडिडेट्स घोषणा करी इन मोर देन 50% प्लेसेस। लोग ही नहीं मिल रहे थे, और जिनका नाम डाला है उनको स्थानीय लोग जानते तक नहीं है। ये वही हो गया जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं ना, अपना ऐसे ही तफरी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरा अनुमान यह है कि इनके पार्टी के 80% लोग डिपॉजिट हारेंगे। और एक हवा चली थी कि AIADM के साथ टैक्टिकल अलायंस हुआ है, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। तो एक नया दल केवल एक सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी की वजह से सडनली आके 33% वोट शेयर लेगा और फिर मेजॉरिटी बना के गवर्नमेंट में आएगी, ये हास्यास्पद है। ये TRP के लिए तो बहुत अच्छा है। और क्या जाता है, जब तक ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ये उत्तेजना चल रही है लोगों में, तो आप एक नया स्टोरी खड़ा कर दो। दूसरा, मैं 2-3 चीजें और बताता हूं। विजय जोसेफ जो है, मेरा ये मानना है कि इसके पीछे डीप स्टेट के वही तत्व हैं जो केजरीवाल को या राघव चड्ढा को या कुछ रीजनल दलों को पैसा देती है, उनको एक्टिव रखती है, जिससे भारतवर्ष का जो सेंटर है वो वीक रहे। विजय जोसेफ अपने आप को एक कट्टर क्रिश्चियन बताता है, पहले नहीं बोलते थे, आजकल बोलते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, कट्टर क्रिश्चियनिटी या कट्टर कुछ भी, उसका तमिलनाडु पे चुनाव पे उतना असर नहीं पड़ता। जैसे विजय जो हैं, वो दो स्थानों में खड़े हुए हैं। एक है पेरम्बूर जो चेन्नई में है, दूसरा है तिरुचिरापल्ली ईस्ट। तिरुचिरापल्ली ईस्ट में उनके विरुद्ध जो DMK के सिटिंग MLA हैं, वो भी क्रिश्चियन है। यहाँ पे सीरियन क्रिश्चियंस का एक कम्युनिटी है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनका पड़ता है वोटों पे, पर उतना ज्यादा नहीं। त्रिची जो है वो एक मंदिर शहर है, सबको पता है, बहुत ही फेमस मंदिर शहर है। मदुरई और त्रिची ये 2 स्थान हैं जहां पे बहुत मंदिर मिलते हैं, फेमस मंदिर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका यूथ के साथ कनेक्ट या तथाकथित यूथ के साथ कनेक्ट। और ये आपको अल्टीमेटली संगठन चाहिए ना, अगर आपको वोट्स में कन्वर्ट करना है। पूरे साउथ में MGR का जो दबदबा बना था, वो इसलिए बना था कि MGR ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे। उन्होंने पॉलिटिक्स में 8-10 साल काम किया और एक संगठन के अंदर किया, ठीक है, इसीलिए उनका वो चला। बिना संगठन के आप कोई पार्टी खड़ा नहीं कर सकते हो। पहली बार जब आप आया था और बाद में जब जाके ये पंजाब में असर कर गई और अभी गुजरात में थोड़ा बहुत असर इनका दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो संगठन बना पाए। अगर बना नहीं पाते, बाहर से पैसा नहीं लाते और जहां जहां से भी खालिस्तानियों के साथ युक्त नहीं होते, तो उनका संगठन कैसे बनता। एकमात्र NTR वो व्यक्ति थे जो एकदम बाहर से आए, उन्होंने एक पॉलिटिकल संगठन तैयार किया, तेलुगु देशम पार्टी। और तेलुगु देशम पार्टी में उन्होंने संगठन बनाने में 2 साल लगाया, बहुत अच्छी तरह बनाया, और वो उनका मास कनेक्ट बहुत उन्होंने अच्छी तरह किया। तब जाके TDP पावर में आई, कांग्रेस को हटा के। उसके सिवाय कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि सुपरस्टार कोई आ जाए और आके इतना इंपैक्ट छोड़ जाए। कमल हासन साहब, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, आज से 10 साल पहले की बात है, तो उसमें उनकी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं है। रजनीकांत साहब, इनकी भी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं है। लेकिन ये लोग क्या पॉलिटिकल छाप छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाए।
एक कैप्टन होते थे विजयकांत, उनकी एक पार्टी थी जो एनडीए, इसके मतलब मोदी साहब के जो पहला टर्म उसमें उसके पार्ट थे, उनका देहांत हो गया तो वो बिखर गया वो दल। तो वो भी, और उनका पॉपुलैरिटी बहुत अधिक था रूरल एरियाज में, विजयकांत वाज सुपर पॉपुलर। लेकिन विजयकांत साहब भी संगठन के अभाव से वो छाप नहीं छोड़ पाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि विजय जोसेफ 2 महीने में पार्टी खड़ा करके बिना संगठन के 33% वोट ले जाएगा, ये हास्यास्पद है। तो ये क्यों किया गया? एक मैंने संकेत दिया है कि इनके पीछे वही शक्तियां हैं जो क्रिश्चियन कन्वर्शन कराती हैं, ठीक है, भारतवर्ष में। और वही क्रिश्चियन कन्वर्शन कहां पे हो रहे हैं? ईपीएस जो मैंने भी बताया था, पळनिस्वामी, ईपीएस सॉरी ओपीएस, ओपीएस का जो दक्षिण में प्रभाव है, ओपीएस का क्षेत्र, पनीर सेल्वम, पళनिस्वामी साहब के नहीं, उनका तो वो गाउंडर कम्युनिटी से आते हैं, वो पश्चिम में है। तो दक्षिण में जहां पे देवर कम्युनिटी का एक काफी प्रभाव रहता है, तो वहां पे ये कन्वर्शन ज्यादा हुए हैं, और विजय भी उसी एरिया से थोड़ा बहुत उनका प्रभाव है। लेकिन इसका उलट देखिए, ओपीएस साहब जो हैं उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली, और वो डीएमके में ज्वाइन कर गए हैं। काफी सालों तक ईपीएस ओपीएस दोनों में ये राइवलरी चलता रहा कि कौन जयललिता जी का जो लेगेसी है वो टेक ओवर करेंगे एआईएडीएमके में। तो ओपीएस को ईपीएस बाहर रखने में सफल हुए, तो अब ओपीएस जो है वो डीएमके में है, और वो भारी बहुमत से अपने क्षेत्र पे वो कब्जा करेंगे। तो वहां पे वो विजय का नहीं चलने वाला है। तो आप पश्चिमी क्षेत्र में आपका उतना वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, दक्षिण में नहीं है। बाकी जगह पे सांगठनिक जो दल हैं उनके लिए द्राविड़ कड़गम, मैंने बताया था, डीके मेन मूवमेंट है। वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद जाके इस बार वोट मांग के कर रहे हैं। तो जहां मैंने सुना है तो लोकली डीएमके भारी बहुमत से जीतेगा, और एआईडीएमके ईपीएस ओपीएस राइवलरी के चलते थोड़ा सा बिखरा हुआ है। भाजपा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे पैर थोड़ा सा ऐसे मार लिया कि वो भले ही एक ऑर्गेनिक नेता बन रहे थे, उनको हाँ जी। साइडलाइन कर दिया गया है। तो उनका इन्फ्लुएंस इस बार चल नहीं रहा, उन्होंने कैंपेन भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो तमिलनाडु में ये जो बताया जा रहा है, इंडिया टुडे से जब ये चला तभी मेरे को माथा ठनका कि इंडिया टुडे तो वहां पे कुछ भी हो जाए, जो बेस्ट उनके पत्रकार थे, जो सबसे पॉपुलर थे, वो सब छोड़ के एनडीटीवी में आ गए। वहां पे राजदीप सरदेसाई रह गया है, ठीक है। उनका पहले से ये डीप स्टेट के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं, और वही लोग इसको वो हवा दे रहे हैं कि विजय आ रहा है, विजय आ रहा है। तो इसी से मुझे लगा कि ये यहाँ पे कुछ और चल रहा है। दूसरा ये बता दूं, माई एक्सेस इंडिया के जो उद्योक्ता हैं, फाउंडर हैं, मुखपात्र हैं, प्रदीप गुप्ता, जो ये सरदेसाई साहब के साथ नाचते भी हैं, कभी रोते भी हैं जब उनका चुनाव का रिजल्ट सही नहीं आता है। तो ये दुबई में रहते हैं। यहाँ पे उनका क्या संगठन है आज तक किसी को ठीक से पता नहीं। वो क्लेम करते हैं उनके साथ पास बहुत सारे सर्वेयर्स हैं, तो किसी ने देखा नहीं है। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में उन्होंने एग्जिट पोल का नतीजा देने से इनकार कर दिया। सी वोटर्स एक दूसरा बड़ा एजेंसी है, उसने भी, वो देशमुख साहब हैं, वो चलाते हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम तो नहीं कर रहे हैं। ये कह के कि हमारे पास ना, दो उन्होंने वो दिए एक्सक्यूजेस। एक कहा कि हमारे पास लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 लोगों से बात करते हैं तो उसमें से 2 ही लोग केवल जवाब देते हैं, तो हम नहीं कर सकते, ये बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो स्टेटिस्टिकली और मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी एकदम गलत है। आपका अगर लोगों से वो नहीं मिल रहा है, आप सैंपल बढ़ाओ अपना, so that you can get the representative sample, you increase the sampling. दादा आपने sometimes वो नहीं किया। you have to decode the people. जरूरी नहीं है Yeah. हर जगह एक जैसे हो। नॉर्थ हाँ, नॉर्थ और में हरियाणवी तो आप नहीं भी पूछो तो बता देंगे, पंजाबी तो हाँ, पहले से ही पता होता है। तो पश्चिम बंगाल में ये है स्थिति, लोग अपना कम कल्चर, बताते हैं। हाँ कल्चर अलग है वहां पे थोड़ा। कल्चर अलग है, और दूसरा है, कल्चर की बात नहीं है, कल्चर नहीं है यहाँ पे, कुछ स्थिति और है। अगर आप चेंज कर रहे हो और एक दल जो काफी प्रबल है, ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ
कर जाती है, जो कि हमें पता है, तो उस स्थिति में लोग ज्यादा बोलने को तैयार नहीं होते हैं। तो आप अपना सैंपलिंग बढ़ाओ, आप यू स्प्रेड आउट। आप तो क्लेम करते हो आपके पास बड़े अच्छे सर्वेयर हैं, ये कौन से अच्छे सर्वेयर है भाई जो सैंपलिंग ठीक से नहीं कर सकते? और तमिलनाडु में जो दिखा उससे मुझे ये क्लियर हो गया कि ये शायद ज्यादातर अधिकतर फ्रॉड ही दिखता है मेरे को। मुझे कोई उनको अगर मुझे सू करना है, आ जाए सू करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 20 साल तक लड़ सकता हूँ, मेरे पास वो क्षमता है, मतलब पर्सनली है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में उत्तर बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट का बेंच है, जलपाईगुड़ी में अपेरेंटली इनको अरेस्ट किया गया, इनके लोगों को एक अराजनैतिक सर्वे, कुछ और सर्वे मैटर था, वहां पे अरेस्ट कर लिया गया, उनको 15 दिन जेल में रखा गया। कुछ 21 नहीं 15 लोग थे और 21 दिन जेल में, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो वो डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। मैंने फिर तहकीकात करी। वैसे मैं खुद जलपाईगुड़ी में मैं पैदा हुआ था, तो मैं उत्तर बंगाल का ही हूं। तो मैंने तहकीकात करी, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये कौन से लोग थे, वो जरा तथ्य देना। किसको रखा गया 21 दिन तक जेल में? 21 दिन रिमांड का मतलब समझते हैं आप? 21 दिन रिमांड का मतलब है 100% कोई मेजर क्राइम हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता। एक सर्वे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? वो जाके मर्डर रेप्स तो नहीं करेगा ना। बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, उनके पीछे क्यों आएंगे? हाँ, और वो सर्वेयर क्या, वो एक इकोनॉमिक तथ्य जुगाड़ कर रहा है, मार्केटिंग सर्वे होगा या ऐसा कुछ होगा। अगर राजनीतिक सर्वे नहीं है तो वो कौन सा क्राइम हो गया? ऐसा कर नहीं सकते हो आप, हाईकोर्ट ही करने नहीं देगी। हाईकोर्ट बेवकूफ है क्या? कैलकाटा हाईकोर्ट हैज बीन अ प्रिटी सॉलिड इंस्टीट्यूशन। आप कुछ भी कह लो कि शासन व्यवस्था के बारे में या पुलिस तंत्र के बारे में, लेकिन हाईकोर्ट ऐसे काम नहीं करती है। तो मैंने इसीलिए तहकीकात करी, ऐसा कुछ था ही नहीं। वहां पे मैंने लोकल लोगों से बात करी, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तो एकदम झूठ बोल रहे हैं। तो जब आपको लोग बात आपसे करना नहीं चाहते हो, ऑल्दो 9 अदर मेजर एजेंसीज हैव इशूड देयर एग्जिट पोल्स, तो फिर कहीं पे प्रॉब्लम है। मैं इनको सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, मैं और भी बात बताता हूं। ये जो एग्जिट पोल की इंडस्ट्री है, एक चीज मैं बताता हूं कि कई बार आप देखते हो कि एक पार्टी हार रही है, दूसरी पार्टी जीत रही है, एकदम मतलब सबको क्लियर है। लेकिन जो हार रही है पार्टी, वो बोलती रहती है कि एकदम एंड तक नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है, ये एग्जिट पोल पे आप विश्वास ना करें, आप देखिए, देखते रहिए। ऐसा क्यों कहते हैं हारने वाली दल? वो हमेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अपने पार्टी को पकड़ के रखना होता है ना। लोकल लेवल जो उनके वर्कर्स हैं, जो नेतागण हैं, मिड रंग के हैं, उनका मोटिवेशन नीचे ना हो, ठीक है। और अगर ये आप हवा चला के रखो, भारतवर्ष में राजनीति काफी रक्त क्षलित है, इसमें ये जो रक्त चरित्र है इस राजनीति का, उसके चलते अपने पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये काफी बार कहा जाता है लोकली। क्योंकि फिर चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होगा, तब तक ये हवा बना के रखते हैं कि हम जीत रहे हैं, चाहे वो नहीं जीत रहे हो। तो पश्चिम बंगाल में स्थिति ये है, मेरा तो अनुमान यही था, एकदम शुरू से मैं कह रहा था, अप्रैल 24 को शायद आप ही के मैंने पॉडकास्ट में कहा था कि 190 ±10 भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का 85 ±10। और ये मैंने किसी मेरे रेटोरिकल पोजीशन से नहीं कहा था, जो मुझे दिख रहा था और जो मुझे संकेत मिले थे। अगर वो संकेत सही है तो ये नतीजा होने वाला है। तो एक पार्टी हार रही है, दूसरी पार्टी जीत रही है। और पश्चिम बंगाल में हमेशा निर्णायक होता है मतदान, निर्णायक एक दिशा में जाती है, ये जो क्लोज फाइट, इसकी स्थिति नहीं आती है। तो बाकी जो एग्जिट पोलस्टर्स हैं, उनका मैंने देखा कि काफी ऐसे हैं जो पोजीशन ले ही नहीं रहे। पोजीशन क्यों नहीं लेते हैं? आपका काम ही है सैंपल करके लोगों को बताना कि रुझान किस तरफ है। तो कई जो है वो ऐसे बता रहे थे कि 155 145 ±10, इसका मतलब तो इक्वली हो गया ना, इसका तो और कुछ मतलब बनता नहीं है। मैं उस एग्जिट पोल को ज्यादा महत्व दूंगा जो कह रही है कि एक तरफ से टीएमसी को ही मिल रही है, या कह रही है कि एक तरफ से भाजपा को मिल रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आखिरी स्थिति होगी कि वैसी ही होगी, क्लोज पोल कभी होता नहीं है। मैंने बताया था क्लोज पोल एक ही बार हुआ है, वो था
आपका 1967 में वो 8 महीने की सरकार बनी थी जब कांग्रेस टूट गई थी, कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। उसके अलावा ये कभी होता नहीं है। तो इसका मतलब जो जितने भी सो कॉल्ड पोलस्टर्स हैं, एग्जिट पोल्स, वो सेफ खेल रहे हैं। उसको एडिट किया जा रहा है, जो रॉ डेटा है उसको एडिट करके, अगर मान लेते हैं कि एक्चुअली सैंपलिंग हुआ है, सर्वे हुआ है प्रॉपरली, तो रॉ डेटा को एडिट करके उसका एक एडिटेड वर्जन लोगों के सामने, लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। ठीक है, उससे वो लोग सेफ हैं। तो ये दल भी आपको ब्लेम नहीं करेगा, वो दल भी आपको ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि ये जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद आपको मार्केट सर्वे भी तो चाहिए, आपको आगे काम भी तो चाहिए। आप जैसे आईपैक जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो पोलिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पोल मैनेजमेंट एजेंसी है, वो भी कभी आप देखें पब्लिक स्टेटमेंट में कभी नहीं कहती हम इस दल के पक्ष में, उस दल के पक्ष में है। तो ये चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि आईपैक भी जो है, ये भी धूमकेतु की तरह आई और आंधी बन के पूरे भारत में छा गई कि इनसे अच्छा चुनाव समझने वाला कोई है ही नहीं, इनसे अच्छा पोल मैनेजमेंट करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये पोल मैनेजमेंट, ये जो क्रेडिट तो देना पड़ेगा दादा, देवर नहीं, मैं दे रहा हूं ना, क्रेडिट दे रहा हूं। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट ये है कि इनसे अच्छा ये जो राजनैतिक रक्त चरित्र है उसको मैनेज करने वाला कोई नहीं है। 4 स्थल हैं, ये बात ये लोग समझ गए थे अच्छी तरह। 4 स्थल हैं जहां पे आप चुनाव को मैनेज कर सकते हो। सोर्स, यानी जहां से लोग आते हैं वोट देने, पथ जहां से वो आते हैं, अपने घर से चल के आते हैं वो पथ, जो पोलिंग बूथ है वहां पे, और चौथा है काउंटिंग के समय। इसीलिए आपको ये छापा वोट सुनने को मिलेगा, इसीलिए आपको पोलिंग एजेंट्स का सुनने को मिलेगा कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए आपको सोर्स जैमिंग सुनने को मिले। ये सारे टर्म्स आए कहां से? इसका एक क्रूड वर्जन आगे पीछे कम विवेश चलता था पहले भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसको सिस्टमेटाइज किया आईपैक ने। अप्रैल 13 को उनके डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाता है और अप्रैल 30 तक रखा जाता है, उनको अभी छोड़ा गया। ये वो कौन सा दौर था जब ये लोग इन्फ्लुएंस कर सकते थे? टीएमसी का आउटसोर्स्ड पूरा का पूरा पोल मैनेजमेंट यही करते थे। हरियाणा में भी किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में भी किया, कांग्रेस के लिए किया, यहां पे टीएमसी के लिए किया। तो ये लोग क्या हैं? जिस दल के पास अपने मैनेजमेंट में उतना भरोसा नहीं है, या फिर जो टॉप जो सर्वे सर्वा लीडरशिप है उनका और बीच के रंग के बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, आपको अगर अपने में उतना आत्मविश्वास नहीं है तो आप ये आउटसोर्स करोगे। नहीं तो कोई राजनीतिक दल नॉर्मली आउटसोर्स करके तो मैंने कहीं नहीं देखा विश्व में कि एक पोलिंग ऑर्गेनाइजेशन वो आके मैनेज कर रही है। चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, यूएस हो, बड़े बड़े जो डेमोक्रेसीज हैं तथाकथित, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, कहीं ऐसे नहीं होता। ये भारतवर्ष में आईपैक है जो एक पूरे सरकार का गठन से लेके उसके बाद उसके एमएलए की कौन सीट ले, किसको सीट मिलेगा, उसका चयन, फिर कैसे चुनाव को मैनेज किया जाएगा, कैसे काडर कहां पे जाएंगे, कौन इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, ये सब ये कर रहे थे। तो ये स्वाभाविक चुनाव तो हुआ नहीं था। कोविड के समय पे वैसे भी स्वाभाविक तो था नहीं वो सिचुएशन। लेकिन ये लोग जैसे ही निकल गए, वो एक और बड़ा फैक्टर था बंगाल के चुनाव में कि इस बार स्वाभाविक चुनाव हुआ है, और जिस दल ने उनपे भरोसा किया वो डिसअरे में है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि इन लोगों का हाथ हट गया सर से। तो सडनली पार्टी को रियलाइज हुआ कि अब तो हमें ही करना पड़ेगा मैनेज। तो मैनेजमेंट हुआ नहीं उस तरीके से जो ये लोग करते थे, इनके जो भी टैक्टिक्स थे लोकल। तो अब आप देख रहे हो कि दे आर बैक टू, जब ये सत्ता में नहीं थे उनका क्या टैक्टिक था? टीएमसी का टैक्टिक था एजिटेशनल, धरने पे बैठ जाना, जो आप केजरीवाल भी इससे इंस्पिरेशन लेती है, धरने पे बैठ जाना, हर चीज को कोर्ट में कॉन्टेस्ट करना, ठीक है, यही सारी चीज, मीडिया में हवा फैला देना कि हम तो विक्टिम है। आप सरकार में थे भाई, आप विक्टिम कैसे हो सकते? तो ये बातें थे। मुझे लगा कि चुनाव के मतदान के जो परिणाम कल आने वाले हैं उससे पहले लोगों के समक्ष इनको रखूं, और तमिलनाडु में ये दिख जाएगा कि ये तथाकथित एग्जिट पोस्टर्स क्या करते हैं और कुछ लेगेसी मीडिया क्या करती है।
ठीक है, लेगेसी मीडिया एक ऐसे थी, हमारा वो नहीं है, हम तो इनके बेसिस पे ये लोग हम इसका विश्लेषण कर रहे थे, जो हमें ये एग्जिट पोस्टर्स बताते हैं, ठीक है। तो जी, इतना ही कहना था मुझको। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये सारे पोल्स के हमने धज्जियां उड़ी 2024 में देख ली थी। इसीलिए उसके बाद अगर आप मेरे शोज देखेंगे, मैंने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल किया नहीं, बिकॉज वी डोंट नो द काइंड ऑफ डेटा वी आर रिलाइंग ऑन। हाँ, एक जन भावनाएं समझ में आती हैं लोगों की, जब वो आके ओपनली बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल रहे हैं, फिर ओपनली बोल रहे हैं। यू नो, एक यू फील द पल्स जब वहां पे 8-10 जर्नलिस्ट जा रहे हैं, तो उनसे जब आप बात करते हैं तो थोड़ा अंदाजा होता है। बट जनता ऐसी है कि कब मूड चेंज हो जाए, कब वो पलट जाए, 48 घंटे में खेल बदल जाए, कभी-कभी ये भी समझ नहीं आता। एंड वी हैव सीन दैट हैपनिंग सो मेनी टाइम्स। प्लस कभी-कभी मार्जिन ऑफ वोट्स इतना होता है, इनका सैंपल साइज कितना होगा? वेस्ट बंगाल का 1% भी नहीं होगा सैंपल साइज। पर क्लोज वोट्स हैं। असेंबली के इलेक्शंस वैसे 500,000 वोट पे लास्ट टाइम हमने देखे कितनी सीट्स, 500,000 के डिफरेंस से लोग जीत गए, हार गए। तो वो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स अ वेरी वेरी माइक्रो वाला है, और ये लोग माइक्रो में नहीं उतरते हैं। ये लोग फज करते हैं डेटा, 2-4 लोगों को भेज दिया, 2-4 कॉल्स कर लिया, और वहां से दे डू इट इन अ वेरी वेरी आई एम सॉरी, नंबर वन, ये वन साइज फिट्स ऑल टाइप का एक कर देते हैं, एक ही हर स्टेट में आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा ना, उस गहराई में उतरते ही नहीं है ज्यादातर। कुछ नहीं उतरते हैं, बस वो धंधा है, पर धंधा है विद दैट। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।